हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस परिवार स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो प्यारे मित्रों, आज हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन जो सीख रहे थे। जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था? गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये दोनों कंडीशंस हम लोग पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिए थे। ठीक है, जिसमें अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी और उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां थी। ये हम लोग सीख लिए थे। और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना ये भी सीख लिया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। जो उत्तल दर्पण का उपयोग है, एक दो उपयोग है, उसको सीख लेते हैं। इसके बाद हम लोग चिन्ह परिपाटी की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चूंकि आज का जो लेक्चर होने वाला है प्यारे बच्चों, ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाली है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आज का लेक्चर। तो फटाफट से आप लोग शेयर करते रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप अंत में भूल जाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। हेडिंग बनाइएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग देखे होंगे, जो मोटर कार होते हैं या फिर मोटरसाइकिल होते हैं, उसमें एक बगल में, हैंडल के बगल में, देखिए मोटरसाइकिल में देखिएगा तो हैंडल के बगल में एक शीशा लगा होता है, जो पीछे की इमेज को दिखाता है, जो पीछे के चित्र को दिखाता है। देखिए ना, वो जो साइड में मिरर लगा होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण में जो होता है सीधा प्रतिबिंब बनता है और अवतल में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे सीधा उल्टा का क्या मतलब है? अब दाहिनी ओर शीशा लगा है, अगर पीछे से कोई आ रहा है, ठीक है, पीछे से कोई आ रहा है, तो उत्तल दर्पण में जैसे दाईं ओर से आ रहा है तो दाईं ओर से दिखता है। और अवतल लगा होता तो दाईं ओर से आता तो किधर दिखता? बाईं ओर दिखता। और जो कि आप सोचते हैं कि बाईं ओर से आ रहा है, मैं साइड जो है दाहिनी ओर दे दूं, तो पता चला वो धक्का लगे और खंडक में चला जाए। समझ में आया? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समझ में आया? चलिए यहां पर लिखेंगे पहला उपयोग जो है कि उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, कार आदि में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा उपयोग यह है, जैसे आप देखे होंगे बाजार में या गली मोहल्ले में जो लैंप लगा होता है, जो बल्ब लगा होता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो उसमें जो परावर्तक के रूप में जो लगाया जाता है, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब गली या बाजारों में, गली या बाजारों में लगे लैंपों में परावर्तक के रूप में, परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे सीखते हैं चिन्ह परिपाटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगर ये नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं लगा पाओगे, तो इसको बहुत ही केयरफुल होकर के सीखिएगा और बहुत सरल तरीके से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल आप घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखेंगे चिन्ह परिपाटी। अच्छा ये बताइए, कितने बच्चों को
निर्देशांक ज्यामिति का चतुर्थांश पता है? अगर आपको नहीं पता है तो पहले मैं बेसिक समझाता हूं, इसके बाद आपको समझाता हूं। चलिए, एक बात आप जानते होंगे, जैसे ये चतुर्थांश हो गया, ये क्या हो गया? चतुर्थांश। इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है ना? ये समझ में आया? इधर की समस्त दूरियां क्या होंगी? धनात्मक होंगी, ठीक है। और इधर की समस्त दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और ऊपर की ओर की समस्त दूरियां क्या होगी? धनात्मक होगी। और नीचे की ओर की समस्त दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ये जानते हो ना? मतलब ये बाईं ओर क्या होगी? ऋणात्मक, और दाईं ओर धनात्मक। ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब यहां पर देखिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं चिन्ह परिपाटी। क्या सीख रहे हैं? चिन्ह परिपाटी, ठीक है। पहले सीखिएगा, इसके बाद हम आपको एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट बना करके उसमें आपको सब कुछ लिख करके दिखा देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखिएगा, ये है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये है मुख्य अक्ष, यहां पर है ध्रुव, यहां पर है F और यहां पर है C, ठीक है। बाकी इन सब से मतलब नहीं है, बस ये मतलब रखिएगा जो वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है, बस वो चीज़ आप जानते रहिएगा। बस 6 केस अगर आप पढ़े हैं तो 6 केस आपके दिमाग में ज़रूर बन गया होगा कि सर 5 केस की प्रतिबिंब आगे की ओर बनता था, एक 6वां केस था जिसका प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता था। अच्छा, ये देखिएगा, ये एक्सिस लाइन है, सपोज कर लो एक्सिस लाइन है। अगर यहाँ पर मैं वाई एक्स की लाइन खींचने का प्रयास करूँ तो ये देखिए, ये वाई एक्स का है, मतलब इधर की जो भी दूरी होगी वो क्या होगी? धनात्मक होगी। और इधर की जो भी दूरी होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और ऊपर की ओर की जो भी दूरी होगी वो क्या होगी? धनात्मक। और नीचे की ओर ऋणात्मक। ये पता है ना? तो आप बताइएगा प्यारे बच्चों, वस्तु को हम कहाँ रखते थे? वो दर्पण के आगे ही रखते थे, चाहे तो वो अवतल दर्पण हो और चाहे तो वो उत्तल दर्पण हो, ठीक है। उत्तल दर्पण में भी वस्तु को हम इधर ही रखते थे, मतलब ये दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, ठीक है। जो बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। और ध्रुव के दाईं ओर की सभी दूरियां क्या होगी? कि सभी दूरियां धनात्मक होती है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक। और ऊपर की ओर जो भी वस्तु की लंबाई होती है ऊपर की ओर होती है, ऊपर की लंबाई, ठीक है, या ऊपर ओर की लंबाई क्या होगी? धनात्मक होगी। और नीचे की ओर की लंबाइयां क्या होगी? नीचे की ओर की लंबाई क्या होगी प्यारे बच्चों? निगेटिव होगी, ठीक है। यह है ऋणात्मक। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि जो 5 स्थितियां या 6 स्थितियां थी अवतल दर्पण में, वो कहां पर रखते थे हम लोग? बाईं ओर रखते थे ना, मतलब बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होगी। एक बात याद रखना, ये बात याद रखना कि जो भी दूरियां नापेंगे हम ध्रुव से नापेंगे और मुख्य अक्ष के साथ नापेंगे, ठीक है। जो भी दूरी नापेंगे वो कहां से नापेंगे? ध्रुव से नापेंगे और मुख्य अक्ष पर नापेंगे, ठीक है। दर्पण से सभी दूरियां ध्रुव से तथा ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है, ऐसे लिख लो। ध्रुव से मुख्य अक्ष के
साथ मापी जाती है, मापी जाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो भी इधर की दूरी होगी ऋणात्मक इधर की होगी, धनात्मक ऊपर की ओर होगी, धनात्मक नीचे की ओर होगी, ऋणात्मक। चलिए अब आगे चलिए। अब यहां पर हम एक कॉलम बना रहे हैं, इस कॉलम के माध्यम से आप सब चीज समझ जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिएगा मैं लिख रहा हूं पद या प्राचल, पद या प्राचल, ठीक है। और यहां पर मैं लिख रहा हूं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यहां पर मैं लिख रहा हूं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पद या प्राचल में सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं वस्तु की दूरी। क्या लेते हैं? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? यू से लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, मैं यहीं पर लिखता चलूंगा शॉर्ट फॉर्म भी, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में धनात्मक होगी या ऋणात्मक? तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में वस्तुएं कहां रखी जाती थी? ध्रुव के बाईं ओर रखी जाती थी, इधर ही रखी जाती थी ना। 6 केस में वस्तु इधर रखी जाती थी, तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि बाईं ओर की समस्त दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होगी, ठीक है। और इसमें भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद यहां पर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इसको v से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। अब यहां पर देखिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अवतल दर्पण में 5 स्थिति ऐसी थी जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, और एक स्थिति ऐसी थी जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता था। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता था वो दर्पण के आगे बनता था, इधर बनता था। आभासी प्रतिबिंब जो बनता था वो दर्पण के पीछे बनता था, ठीक है। तो यहां पर 2 स्थिति हो सकती है, एक होगी वास्तविक और दूसरी होगी आभासी। दिख रहा है प्यारे बच्चों? ठीक है। वास्तविक जब होगी तो वो ऋणात्मक होगी, और आभासी जब होगी तो वो धनात्मक होगी। वास्तविक प्रतिबिंब आगे होती है, आभासी प्रतिबिंब पीछे होती है। ऐसे यहां पर देखिएगा, उत्तल दर्पण में तो सदैव आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब इधर ही बना था दाहिनी ओर, तो ये सदैव क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। फोकस दूरी ये बताइएगा प्यारे बच्चों, ये अवतल दर्पण है, इधर देखिए ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो इधर होती है, और अगर उत्तल दर्पण में देखेंगे तो फोकस दूरी इधर होती है। मतलब अवतल दर्पण में ऋणात्मक और उत्तल दर्पण में धनात्मक। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको नहीं आएगा तो प्यारे बच्चों आप सवाल नहीं लगा पाओगे, ठीक है। इसको बी केयरफुल होकर के समझिएगा। 3 चीज समझ में आया। इसके बाद चौथी चीज है वक्रता त्रिज्या। क्या? वक्रता त्रिज्या। सेम जैसे फोकस दूरी वैसे वक्रता त्रिज्या। यहां पर भी देखिएगा, वक्रता त्रिज्या देखेंगे तो इसकी इधर होगी और इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी। तो इसमें ऋणात्मक, इसमें धनात्मक, इसमें ऋणात्मक होगी और इसमें धनात्मक होगी। एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा वस्तु की लंबाई, जो वस्तु की लंबाई है वो भी देख लेते हैं। वस्तु की लंबाई किधर ली जाएगी? ऊपर की ओर ली जाएगी, और प्रतिबिंब की लंबाई नीचे की ओर ली जाएगी। तो वस्तु की लंबाई क्या होगी? अवतल हो या उत्तल हो, अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में वस्तु की लंबाई क्या होगी? धनात्मक। यहां पर लिखेंगे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, इसको मैं ओ से लिखता हूं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ से लिखता हूं। तो ये क्या होगी? धनात्मक होगी। इसमें भी क्या होगी? धनात्मक होगी। और इसके बाद प्यारे बच्चों में एक लास्ट है, यहां पर लिख दे रहा हूं प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई।
इसको आई से हम लिखते हैं, चूंकि आई फॉर इमेज होता है, आई से लिखते हैं, ठीक है। आई से आप भी समझिएगा। तो अब प्रतिबिंब की लंबाई जो वास्तविक होती है वो तो नीचे बनती है, नीचे की ओर, और जो आभासी होती है वो ऊपर की ओर बनती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यहां पर ये भी दो प्रकार की होगी, एक होगी वास्तविक और दूसरी होगी आभासी। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगी वो तो ऋणात्मक होगी, और जो आभासी प्रतिबिंब होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। समझ में आया? एकदम बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं। अगर ये चिन्ह परिपाटी आपको नहीं समझ में आएगा प्यारे बच्चों, तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आप लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको समझाया हूं बिल्कुल इसी भाषा में आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं गोली दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन करते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए लगे हाथ यहीं पर हम लोग सीख लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, जो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये जो टॉपिक है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध। बस एक लाइन याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बस एक लाइन में लिख लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सूत्र निकल करके आ जाता है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग चलते हैं जो गोली दर्पण का सूत्र है उसको निगमन करने, ठीक है। तो एकदम बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले जो डेरिवेशन के पहले आप तो बेसिक चीज सीख लीजिए, ठीक है। बेसिक चीज पहले सीख लीजिए। जैसे प्यारे बच्चों आप लोग आगे चल करके जो कक्षा 10 की गणित है उसका एक चैप्टर त्रिभुज है। त्रिभुज में आप लोग ये टॉपिक जरूर सीखोगे, समरूपता और सर्वांग समता। तो समरूपता जो है वो यहाँ पर प्रयोग है, ठीक है। समरूपता क्या होता है मैं आपको समझा दे रहा हूं, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। समरूपता नाम से स्पष्ट है कि समान रूप का। कैसा? समान रूप का। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा वृत्त लिया और यहाँ पर एक बड़ा सा वृत्त लिया, ये दोनों समान रूप के दिख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं समरूप, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? समरूप आकृति। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक त्रिभुज यहाँ पर ले लिया, एक त्रिभुज यहाँ पर मैं ये ले लिया, तो ये दोनों त्रिभुज देखने में कैसे हैं? समान है, तो इसे क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। जैसे ये त्रिभुज ए बी सी, ये पी क्यू आर ले लिया, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समरूप का प्रतीक है। समझ में आया? तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो समरूपता का नियम होता है वो दो नियम होता है कि इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। सदैव क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा बात तो यह है कि इनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों नियम का पालन कर रहा है तो वो आकृति क्या है? समरूप है, अन्यथा समरूप नहीं है। चलिए अब यहां पर इसकी जरूरत क्या है, तो आपको जब डेरिवेशन कराने लगेंगे ना तो वहां पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। जैसे मैं एक त्रिभुज ए ले लिया, एक त्रिभुज में ए ले लिया, ए बी और सी। फिर इसके बाद एक त्रिभुज में ये ले लिया, मान लेते हैं पी क्यू और आर। इसको कैसे लिखेंगे? त्रिभुज
ABC समरूप है त्रिभुज PQR। इनके संगत भुजाओं का अनुपात मैं आपको एकदम सीधा तरीका बता रहा हूं। ये देखिएगा AB और बटे में PQ, AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR, BC बटे QR और बराबर AC बटे PR, AC बटे PR। ये होंगे संगत भुजाओं के अनुपात। समझा? अर्थात ये जो भुजा है इसके बटे में ए भुजा होगी, और ये जो भुजा है इसके बटे में ए भुजा होगी, और ये जो भुजा है इसके बटे में ये भुजा होगी। ठीक है, देखिए वही लिखा हूं, AC बटे PR, AC बटे PR। समझा? तो यहां से भी ऐसा सीधा सीधा लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा, गोली दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध। गोली दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध हेडिंग है प्यारे बच्चों। गोलीय दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध, F में संबंध। ठीक है, इसमें हम लोग पहली हेडिंग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, इसके बाद हम उत्तल दर्पण के लिए पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग बनाइएगा प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन, सूत्र का निगमन। ठीक है, जो दर्पण का सूत्र है वो यहीं से निकल करके आएगा। अब एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा कैसे। चलिए अब यहां पर मैं आपको पहले चित्र बना करके समझा दूं, इसके बाद लिखता हूं। ये देखिए, मान लेता हूं ये अवतल दर्पण है। ये क्या है प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण है। एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, चलिए ये है ध्रुव, ये है मुख्य फोकस, और ये है वक्रता केंद्र, और यहाँ कहीं मान लेते हैं अनंत है। अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य वस्तु को रखे हुए हैं। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। मान लेते हैं जो वस्तु है वो A और B है, वस्तु A और B है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिएगा, जो इसका प्रतिबिंब है वो कहां पर प्राप्त हो रहा है? ये परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब इसका ये प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं A' और B' है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, स्टूडियो का लाइट ऑफ हो गया था, तो चलिए हम लोग फिर से रिस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखेंगे तो ये इसका जो है एक्सिस लाइन है, मतलब सबके सब मुख्य अक्ष पर जो है वो बाईं ओर है, ध्रुव के क्या है? बाईं ओर है। तो ये जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, इसके बाद ये प्रतिबिंब से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। इसको लिखते किससे हैं? V से लिखते हैं। ठीक है, इसको V से लिखते हैं, और ये हो जाएगी दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी, ये भी क्या होगी? माइनस में। वस्तु यहां पर रखे हैं तो वस्तु की दूरी ये रही। ठीक है, वस्तु की दूरी भी U से होगी, लेकिन ये भी माइनस। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये R होगी, लेकिन A भी
माइनस में होगी। ठीक है, ए भी माइनस में होगी। समझ में आया? ध्रुव के बाईं ओर जो भी दूरी है सबके सब क्या होगी? ऋणात्मक होगी। चलिए, अगर आपको लिखना होगा तो माना होना लिख लीजिएगा कि माना कि जो वस्तु है वो दर्पण के ध्रुव से u दूरी पर स्थिर है। ठीक है, माना यहां पर मैं लिख देता हूं, माना वस्तु की दूरी बराबर -u, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? -v, फोकस दूरी क्या होगी? -f, तथा वक्रता त्रिज्या बराबर -r है। ठीक है, चलिए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये त्रिभुज देखिए, ये ए बी और सी, देख रहे हैं? ए बी और सी, और यहां पर देखिएगा ए बी डैश और सी, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये त्रिभुज देखिए और ये त्रिभुज देखिए। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है? समरूप है। ठीक है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। तो प्यारे बच्चों, जब ये समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर ए बी बटे ए डैश बी डैश होगा और बी सी बटे बी डैश सी, बी सी बटे बी डैश सी होगा। यही होगा ना? चलिए अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहां पर देखिएगा, हम इससे एक लंब अगर खींचेंगे, ये बहुत करीब होता है दर्पण के ध्रुव, इसका नाम मैं आर रख दे रहा हूं, इसका नाम मैं एन रख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज और ए त्रिभुज। ठीक है, अब की बार ए त्रिभुज देखिएगा और ये त्रिभुज देखिएगा, दोनों समरूप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज कौन कौन सी है? आर एन एफ, त्रिभुज आर एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या है? समरूप है। ठीक है, अर्थात त्रिभुज आर एन एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। तो इनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो आर एन बटे क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे क्या हो जाएगा? बी डैश एफ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिएगा, जो आर एन की लंबाई है वो ए बी के लंबाई के बराबर है। तो यहां पर लिख लीजिएगा, चूंकि ए बी बराबर क्या है? आर एन है, तो जहां पर आर एन है वहां पर मैं क्या रख दूं? ए बी। तो आर एन के स्थान पर ए बी रख सकता हूं ना, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपान में बी डैश एफ। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये जो एन पॉइंट है ये ध्रुव के एकदम करीब है। ठीक है, बोले तो जो एन एफ है वो पी एफ के बराबर है। यहां पर लिख लीजिएगा एन एफ वो लगभग बराबर है किसके? पी एफ के। तो एन एफ के स्थान पर क्या रख देंगे? पी एफ। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ अपान में बी डैश एफ। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा, समीकरण 1 व 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे
समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो प्यारे बच्चों ये बी सी बटे बी डैश सी डैश, बी सी बटे बी डैश सी, ठीक है, बी सी बटे क्या होगा बी डैश सी, और बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ। अब इसी में हम जो है मान ला करके पुटअप करेंगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो बी सी का मान है ये बी सी का मान अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये पूरा दूरी यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये दूरी चाहिए ये दूरी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, इसमें से हम इस दूरी को माइनस कर देंगे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी में से अगर त्रिज्या माइनस कर देंगे तो ये बची दूरी मिल जाएगी। तो हम क्या माइनस करेंगे, बी पी में से पी सी को, तो बी सी का स्थान पर क्या लिखेंगे, बी पी माइनस क्या होगा या पी सी, ठीक है, और बटे बी डैश सी का मान चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए पी सी में से पी बी डैश को माइनस करेंगे, पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है, पी सी में से पी बी डैश को माइनस कर देंगे, बराबर पी एफ का मान पता है, तो पी एफ को पी एफ ही रहने देंगे, और बटे में बी डैश एफ का मान नहीं पता है, तो बी डैश एफ के लिए क्या करेंगे हम, ये पूरा बी बी डैश में से पी एफ को माइनस करेंगे, पी बी डैश में से पी एफ को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये सब मान ला करके यहाँ पर रखते हैं, बीपी का मान बताओ प्यारे बच्चों, बीपी का मान है माइनस यू, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस यू, फिर माइनस पीसी का मान क्या है, पीसी का मान है माइनस आर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आर, बटे में पीसी का मान माइनस आर, माइनस पी बी डैश का मान कितना है माइनस वी, तो माइनस वी, बराबर पी एफ का मान माइनस एफ लिख दिए, पी बी डैश का मान क्या है माइनस वी, तो हम यहाँ पर माइनस वी सॉरी दोस्तों, माइनस वी, फिर माइनस पी एफ का मान क्या है माइनस एफ, तो माइनस एफ रखते हैं। अब इसी को हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा, तो माइनस यू माइनस प्लस आर बटे माइनस आर माइनस प्लस वी, बराबर माइनस एफ बटे माइनस वी माइनस प्लस एफ, ठीक है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा, अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस यू प्लस आर, और अच्छा एक बार और एक लाइन और बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों ये बताइए, जो एफ का मान है या आर का मान है वो 2f के बराबर होगा कि नहीं, एफ बराबर होता है आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू होता है। अभी हमने बताया कि मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध, एफ बराबर आर बाई टू, तो आर बराबर क्या होगा 2f। अब जहां पर आर है वहां पर हम क्या रख देंगे 2f रख देंगे, तो माइनस यू प्लस 2f, ठीक है, ये हो गया। नीचे माइनस 2f प्लस v, ये हो गया। अब बराबर माइनस एफ और बटे में माइनस वी प्लस एफ, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब इसका गुणा इसमें होगा माइनस यू प्लस 2f, और इसका गुणा होगा माइनस वी प्लस एफ में, बराबर माइनस एफ का गुणा होगा किसमें माइनस 2f और प्लस v में, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू वी, फिर इसका इसमें होगा तो माइनस यू एफ, फिर इसका इसमें होगा तो माइनस 2f v, फिर इसका इसमें होगा तो प्लस 2f स्क्वायर, बराबर इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, फिर माइनस एफ वी। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर बराबर के इस साइड और उस साइड दोनों मान समान है, तो ये क्या होंगे
कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा, इसको मैं इधर कर दूं, इसको मैं इधर कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, यू वी माइनस यू एफ बराबर माइनस एफ वी, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 2FV हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा यू वी माइनस यू एफ बराबर 2FV में से 1FB गया तो कितना बचा, 1FB बचा ना। अब यहां पर जो ये मिला है इसमें हम करते हैं दोनों तरफ यू वी और एफ से भाग, ठीक है, दोनों तरफ यू वी तथा एफ, ऐसे एक में ही यू वी एफ से भाग देने पर जब भाग देंगे तो यहां पर यू वी अपान में यू वी एफ माइनस यू एफ अपान में यू वी एफ, फिर बराबर एफ वी अपान में यू वी एफ। यहां पर देखिएगा u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, यहां पर u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल। यहां पर क्या बचा, 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u, तो 1/f बराबर 1/u, और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/f। ये हमारा सूत्र निकल करके आ गया, ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए ये सूत्र हमारा निकल करके आ गया, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक नोट पॉइंट करके नीचे लिख लीजिएगा। आपको पता होगा f क्या है, फोकस दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। यहां पर लिखिएगा दर्पण के सूत्र में, ठीक है, दर्पण के सूत्र में ज्ञात राशि का मान चिन्ह सहित रखते हैं, तो अज्ञात राशि चिन्ह सहित प्राप्त होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये पॉइंट याद रखिएगा, जो भी आपका सवाल होगा, सवाल में जो भी मान दिया होगा उसको चिन्ह सहित रखेंगे। अब एक बात और याद रखिएगा, यहां पर जो प्रतिबिंब है, ठीक है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब हमने आपको बताया था, ठीक है, कहां पर बताएं, यहीं पर बता दे रहे हैं। जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक होती है और दूसरी आभासी होती है, ठीक है। जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा प्यारे बच्चों, तो देखिए 3 कंडीशन होती है। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक डायरेक्टली किसी प्रश्न में नहीं कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब है, किन शब्दों में कह सकता है वो मैं लिख दे रहा हूं। एक तो ये कह सकता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के सामने बन रहा है, क्या कह सकता है, दर्पण के सामने बनता है, ठीक है, दर्पण के सामने बनता है। या तो ये कह सकता है कि वो प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो उल्टा प्राप्त होता है। जब भी उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो समझ जाइएगा कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और प्यारे बच्चों, जो इसका मान रखना होता है वो निगेटिव रखना होता है। ऐसे आभासी प्रतिबिंब में भी ये दर्पण के पीछे बनता है, कहां पर, दर्पण के पीछे बनता है, और ये सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, और इसका जो मान लिया जाता है वो कैसा लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और ये सूत्र का निगमन हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्यारे बच्चों इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं उत्तल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन करूंगा तो प्यारे बच्चों, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो तो
तो आप एक थंब जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये जरूर बताइएगा कि ये जो मैं मेरा समझाने का जो तरीका है आपको कैसा लगा, और ये जो मैं समझाया, जो कंटेंट समझाया, आपको समझ में आया या नहीं आया। प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को जरूर देखिएगा, दोबारा देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करके देखेंगे ना, तो हो सकता है कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत स्लो बोलने से जो है वर्ड पकड़ में नहीं आते हैं, तेज बोलने से वर्ड पकड़ में आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, आपके शेयर से मेरा मनोबल बढ़ता है। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपका जो भी आने वाला वीडियो है वो आप तक बहुत पहले, सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।